अब चलते हैं हम लोग होम्स का जो है संवहनिक तरंग सिद्धांत पढ़ रहे थे, जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट कल पढ़े थे हम लोग। जल्दी से उसको रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आर्थर होम्स क्या थे? जियोलॉजिस्ट थे। 1828-29 में उन्होंने सिद्धांत दिया, जो कि स्वेज के वर्गीकरण को और आगे थोड़ा उसमें परिवर्तन करके उन्होंने दिया। तो स्वेज के वर्गीकरण में स्वेज ने माना था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है 3 भागों में है, सियाल, सीमा, नीफे। उसी को इन्होंने 2 भागों में परिवर्तित करके दिखाया। तो वो 2 भाग क्या थे? भूपर्पटी और अधः स्तर, सबस्ट्रेटम, है ना। तो जो भूपर्पटी वाला भाग था वो 0 से 100 किलोमीटर में था, और भूपर्पटी इसको कह रहे थे, लेकिन इसमें स्वेज के अनुसार जो उन्होंने डिवाइड किया था, तो जो सियाल था वो पूरा था इसमें, प्लस ऊपरी सीमा, ठीक है। फिर 100 से लेकर के जो पृथ्वी के केंद्र तक का क्षेत्र है उसको इन्होंने क्या नाम दिया था? सब स्ट्रेटम या अधः स्तर, अधः स्तर, इंग्लिश में सब स्ट्रेटम। इसी में उन्होंने, अब इसमें क्या क्या था? इसमें निचली सीमा और पूरा नीफे, ये सब किससे लिए हैं? ये नाम सब लिया है स्वेज से, लेकिन बस इसको अलग कर दिया है 2 भागों में बांट के। उन्होंने 3 में किया था, ठीक है। फिर 100 से 2900 किलोमीटर के लगभग इन्होंने एक ऐसा क्षेत्र बताया जो कैसा था? अर्ध तरल था, अर्ध तरल था, है ना, ठीक है, अर्ध तरल। अब हम लोग बात किए थे कि ये अर्ध तरल क्यों है ना। अर्ध तरल होने के 2 कारण दिए थे, एक भूभौतिकी के सिद्धांत के अनुसार और एक रेडियो सक्रियता के सिद्धांत के अनुसार। भूभौतिकी के सिद्धांत के अनुसार हम आपको बताए थे कि जैसे जैसे आप सतह से गहराई में जाते हैं तो घनत्व बढ़ता जाता है, दबाव बढ़ता जाता है, जिसके कारण घनत्व बढ़ता जाता है, और घनत्व बढ़ता जाता है तो तापमान में क्या होती जाती है? वृद्धि होती जाती है। और जब तापमान में वृद्धि होती जाती है तो यहाँ की चट्टानें किस अवस्था में मिलती हैं? पिघली हुई अवस्था में मिलती हैं, ठीक है ना। पूर्णतः पिघली नहीं है, अर्ध तरल है ना। फिर दूसरा, रेडियो सक्रियता के अनुसार पृथ्वी में जब आप गहराई पे जाते हैं तो गहराई पे जाने पर कुछ ऐसे रेडियो सक्रिय तत्व मिलते हैं जो स्वतः अल्फा बीटा गामा किरणें क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं, और वह अल्फा बीटा गामा किरणें ऊर्जा होती है जो तापमान को क्या करती हैं? बढ़ाती हैं। इस कारण से भी यहाँ पे तापमान बढ़ जाता है और चट्टानें पिघल जाती हैं। 2 कारण पिघलने का। फिर एक बताए थे कि नीचे का भाग भी ठोस है और ऊपर का भाग भी क्या है? ठोस है। तो ऊपर का भाग ठोस इसलिए है क्योंकि यहाँ तक आते आते इतना तापमान नहीं होता है कि ये पिघल जाए, पहली बात। लेकिन जब नीचे जाएंगे तो तापमान तो और बढ़ जाना चाहिए, तो पिघली हुई अवस्था होना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि जब प्रेशर बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है गहराई में जाने पे, तो जो चट्टानों का मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, जिस पे चट्टानें पिघलती हैं, वह तापमान भी क्या होता है? बढ़ जाता है ना। अगर यही जो चट्टान यहाँ पिघला मिल रहा है 10 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जा रही है, और वही सेम चट्टान यहाँ है, तो यहाँ उसके लिए 50 डिग्री सेल्सियस चाहिए। क्यों? क्योंकि वो गहराई में स्थित है। तो 50 डिग्री सेल्सियस तापमान गहराई पे आने पे यहाँ नहीं हो पाता, इसलिए पिघली अवस्था में नहीं मिलती हैं, ठीक है। क्लियर है बात? इतनी चीज़ें कल क्लियर किए थे हम लोग। अब इसके आगे बात करते हैं। इतने में किसी को समस्या है? अगर आप पढ़ेंगे, आपको समस्या है, तो मैं अपने डिपार्टमेंट में रहता हूँ, आके आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, है ना। लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आते हैं मेन सिद्धांत में। तो होम्स ने क्या कहा कि ये जो पिघली हुई अवस्था है, यहाँ पे अर्ध तरल अवस्था है ना, यहाँ क्या होता है? हम आपको संवहन कल बताए थे क्या होता है ना। संवहन क्या होता है कि जब आप पानी ही का उदाहरण ले लेते हैं, गर्म करते हैं, है ना, तो क्या होता है? यहाँ से जो अणु हैं वो गर्म होकर ऊपर की ओर आपको आते हुए दिखाई देते हैं, है ना। वो क्या करते हैं? यहाँ से टेम्परेचर को लेके यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ टेम्परेचर दे देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ का पानी यहाँ पहुँचता है और पूरा पानी क्या होता है? धीरे धीरे गर्म होता जाता है। ऐसे ही यहाँ होता है। यहाँ जैसे जैसे तापमान नीचे जाएंगे तो तापमान में वृद्धि होती जाती है, ठीक है ना। और तापमान में वृद्धि के कारण जो ऊर्जा है, तापमान कैसे बन रही? ऊर्जा से। ऊर्जा मिलती है तभी ना तापमान बढ़ता है। आप कार्य करते हो
तो कार्य से ऊर्जा खर्च हो रही है, वही ऊर्जा न तापमान में परिवर्तित होकर आपको गर्मी लगती है, पसीना चलता है। ये सब क्या है, तापमान में कैसे ऊर्जा के द्वारा ही तापमान क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ से क्या होता है कि कुछ ऊर्जा जो है क्या होती है, ऊपर की ओर ऊर्जा हमेशा कैसे गमन करेगी, अधिक ऊर्जा से कम ऊर्जा की ओर। या तापमान कैसे गमन करता है, अधिक तापमान से कम तापमान की ओर। आप जब किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो आपको गर्म क्यों महसूस होती है, क्यों? क्योंकि मान लीजिए गर्म, आप लालटेन से तो सब जले होंगे, है ना, लालटेन देखें सब लोग, लैंप जो पहले मिट्टी के तेल से, अभी भी जलाता है किसी घर में, अब ज़्यादातर नहीं जलता है क्योंकि बिजली सब जगह अवेलेबल है। तो क्या होता है कि वो लैंप को आप जब छूते हैं तो आप जल जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो लैंप ज़्यादा टेम्परेचर का है और आपका हाथ कम टेम्परेचर पे है, तो वहाँ से वह टेम्परेचर तो आपके शरीर पे प्राप्त होता है ना, वहाँ से वो ऊष्मा जो है आपको प्राप्त होती है। तो ऊष्मा या ऊर्जा या टेम्परेचर हमेशा हाई से लो की ओर बहता है, ठीक है। तो यहाँ का तापमान ज़्यादा है नीचे का, ऊपर का तापमान तुलनात्मक कम है ना, क्यों? क्योंकि प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाता है गहराई में जाने पे। तो यहाँ से क्या होता है कि ऊर्जा के रूप में तरंगे जो हैं क्या होती हैं, ऊपर की ओर उठती हैं, ठीक है ना, ऊपर की ओर उठती हैं, ठीक है ना। यही संवहनिक ऊर्जा तरंगे हैं, यही संवहनिक ऊर्जा तरंगे हैं जो क्या करती हैं, ये जो अर्ध तरल अवस्था वाला भाग है यहाँ से ऊपर की ओर क्या करती हैं, गमन करती हैं, है ना। कुछ भी चीज़ आप गरम करते हैं तो ऊपर की ओर ही जाता है ना, धुआं भी ऊपर की ओर जाता है ना, और भाप भी आप देखते हैं ऊपर की ओर जाता है। तो क्या होता है, यहाँ से ऊर्जा की तरंगे जो है ऊपर की ओर जाती हैं। अब इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे यहाँ पे अलग से चित्र बना के कि क्या क्या होता है जब वो ऊपर जाती हैं। तो मैं यहाँ पे बना दिया हूँ ये भूपर्पटी, ये हो गया भूपर्पटी, और इसके नीचे ये वाला जो भाग है ये है पिघली हुई अवस्था में, 0 से 100 किलोमीटर, और ये अब इसमें तो 2900 माने हैं तो मान लेते हैं 2900 ही। तो ये कैसी अवस्था में है, अर्ध तरल अवस्था, ठीक है, और ये भूपर्पटी है मतलब ठोस है, ठीक है। अब क्या होगा, जो संवहनिक ऊर्जा तरंगे हैं यहाँ से ऊपर जाएंगी बिल्कुल, यहाँ से ऊपर जा रही है मान लेते हैं, और यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है ना। तो आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि जैसे आप पानी को गर्म करते हैं और पानी के ऊपर क्या रख देते हैं, ढक्कन रख देते हैं, तो क्या होता है, पानी भाप भर के ऊपर जाता है और उस ढक्कन से टकराता है, और उस ढक्कन पे क्या होता है, भाप थोड़ा रुकता है, और जब ठंडा हो जाता है तो देखते हैं बूंदे बूंदे इकट्ठा हो जाता है, और फिर वो धीरे धीरे टपक जाता है नीचे। तो क्या हुआ, पानी गर्म हुआ, भाप बना, ऊपर गया, ठंडा हुआ, फिर नीचे आया। पानी ही है, गर्म हुआ, ऊपर गया, नीचे गया, ठंडा है। तो ऐसे ही क्या होता है कि यहाँ से जो ऊर्जा तरंगे हैं यहाँ से ऊपर उठ रही हैं। जब ऊपर उठती हैं तो यहाँ का तापमान क्या है, इसके तुलना में यहाँ तापमान ज़्यादा है, यहाँ तापमान कम है ना। इस सतह पे तापमान ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो ऊर्जा तरंगे जाएंगी ऊपर, यहाँ कुछ तापमान में हानि होगी, है ना, कुछ तापमान यहाँ दे देंगी, और फिर वही ऊर्जा तरंगे क्या होंगी, वापस होंगी। तो यहाँ वापस ऐसे नहीं हो जाती कि तुरंत इधर ही आ जाएंगी, यहाँ सतह से क्या होता है, टकराती हैं, फिर कुछ इधर जाएंगी, कुछ इधर जाएंगी, ठीक है। फिर यहाँ भी ऐसे होगा, यहाँ भी ऐसे जाएंगी, यहाँ भी ऐसे जाएंगी, यहाँ भी ऐसे जाएंगी, यहाँ भी ऐसे जाएंगी, है ना। ऊर्जा तरंगे क्या हो रही हैं, ऊपर की ओर जा रही हैं, भूपर्पटी से टकरा रही हैं, और टकरा के दोनों ओर ऐसे फैल रही हैं, है ना। इसको कहते हैं, जब ऐसे फैल रही हैं इसको कहते हैं डाइवर्जेंस होना। क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस, मतलब इसको कहते हैं अपसरण, अपसरण या अपसारी, है ना, डाइवर्जेंस, ठीक है। क्या हो रहा है, ऊर्जा तरंगे ऊपर जा रही हैं, ठीक है ना, और भूपर्पटी से टकरा के, अब भूपर्पटी से टकराएंगी तो ऐसे ऐसे ही जाएंगी ना। मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं, दौड़ रहा हूं मैं ऐसे ही, या कोई दौड़ रहा है, अब आगे दीवार आ गया तो दीवार तोड़ लेगा तो अच्छी बात है, नहीं तोड़ पाएगा तो साइड से जाएगा ना, या वहीं टकराता रहेगा जब तक सर न फूट जाए, मर न जाए, दो ही चीज़ कर सकता है
है ना। तो क्या करेगा, तो ये तरंगे होशियार हैं, वो नहीं वहीं पे लड़ रही हैं, वो अपना मार्ग निकाल रही हैं, तो वो ऊपर की ओर जाती हैं और यहाँ टकरा के साइड में मुड़ जाती हैं, है ना। कोई भी जीव है, आप एक चींटी को देखिए ध्यान से, अगर उसके मार्ग में आपने एक छोटी सी लकड़ी छोड़ दी तो तुरंत मुड़ जाती है। तो ये तो ऊर्जा तरंगे हैं, ये तुरंत मुड़ जाएंगी, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, जब तरंगे टकरा के सतह मतलब भूपर्पटी से टकरा के विपरीत दिशा की ओर जाती हैं, उसको क्या कहते हैं, अपसरण होना, अपसारी गति या डाइवर्जेंस, ठीक है ना। तीनों एक ही शब्द हैं, एक ही मतलब है। मतलब अपसरण मतलब दूर जाना, जब आप अपने घर से यहाँ आते हैं तो आप अपसरण करते हैं अपने घर से यहाँ की ओर, ठीक है। फिर जब एक जगह अपसरण हो रहा है, दो तरंगे अलग अलग दूर जा रही हैं, तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं दो तरंगे एक दूसरे के पास भी आ रही हैं, भाई। यहां से तरंगे उठी, एक इधर गई एक इधर गई, यहां से उठी एक इधर गई एक इधर गई, लेकिन यहां बीच वाली स्थिति है कि एक इधर से दोनों मिल रही हैं, टकरा रही हैं, है ना। तो जब टकराएंगी तो क्या होंगी, नीचे की ओर आएंगी। कहाँ जाएंगी, नीचे की ओर आएंगी। इसको कहते हैं यहां पे अभिसरण, कन्वर्जेंस, अभिसरण, कन्वर्जेंस या अभिसारी गति कह सकते हैं, तरंगों का अभिसरण कह सकते हैं, कन्वर्जेंस कह सकते हैं, ठीक है। जब ये क्या हुआ, यहां से ऊपर उठी एक इधर तरंग एक इधर तरंग, यहां से ऊपर उठी एक इधर, लेकिन यहां पे क्या हुई, दोनों तरंगे टकराई और नीचे की ओर आई, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब ये यहां से टकरा के इधर की ओर गति करी तो और इनका तापमान क्या होता गया, कम होता गया, है ना। तापमान कम होता गया तो और नीचे की ओर आती गई, और यहाँ पे आती हैं नीचे, तो फिर नीचे आएंगे तो फिर यहाँ टकराएंगी ना, तो फिर यहाँ टकराएंगी तो फिर इनकी गति ऐसे हो जाएगी। मतलब एक चक्र बन गया है ना। संवहनिक ऊर्जा तरंग इसी को कहते हैं। संवहनिक ऊर्जा तरंग का मतलब है कि ऊर्जा की तरंगे ऊपर उठी, दोनों तरफ गति की, यहाँ से ऊपर उठी इधर विपरीत दिशा में, और फिर यहाँ पे आके अभिसरण हुआ, कन्वर्जेंस हुआ तो नीचे की ओर आई, और फिर ऐसे। तो ये एक चक्र चलता रहेगा, हमेशा चलेगा, ये हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। तो इससे होगा क्या, क्या समस्या है भाई, हमको समस्या इससे क्या हो रही है, इससे समस्या ये हो रही है कि ये तरंगे हैं पावरफुल, कमजोर नहीं है ना, कि डर जाएं छोटी सी बातों से। ये क्या करती हैं, जब यहां पे टकराएंगी, यहां पे ऊपर की ओर, ठीक है ना, यहां पे इस क्षेत्र में, यहां पे क्या हो रही हैं, ऊपर की ओर टकरा रही हैं, और यहां पे क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है, अपसरण हो रहा है ना। तो जब तरंगे नीचे की ओर ऐसे जा रही हैं, अपसरित हो रही हैं, दूर जा रही हैं, तो वो प्रयास करती हैं कि मैं इस भाग को तोड़ के दूर ले जाऊं। तो क्या करती हैं, वो इस तरफ ऐसा बल लगाएंगी कि भूपर्पटी भी क्या हो, जिस तरह से तरंगे इधर जा रही हैं उसी तरह से भूपर्पटी भी क्या हो, उसी के अनुसार क्या हो, इस तरह से उधर जाए। अब भूपर्पटी तो ठोस है ना, तो भूपर्पटी ठोस है, तो जब ये इतनी पावरफुल हो जाती हैं कि जब ये भूपर्पटी को भी इधर खिसका दें तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दरार पड़ेगी, है ना, ठीक है। फिर अगला स्टेप, जब दरार पड़ेगी यहाँ पे, और ये ऊर्जा तरंगे का मतलब ये नहीं है कि केवल तरंगे हैं, इनके साथ वो पिघली हुई चट्टानें भी साथ में आती हैं, है ना। तरंगे बस नहीं है, पिघली हुई चट्टानें भी क्या होती हैं, उनके साथ में उठती रहती हैं। पिघली हुई जैसे वाष्प के रूप में जब आप पानी देखते हैं तो वाष्प मतलब पानी का बदला हुआ रूप है ना, तो जो पिघली हुई चट्टानें हैं वो भी तरंगों के साथ क्या होती हैं, ऊपर की ओर उठती हैं, फिर ऐसे जाती हैं, फिर नीचे की ओर उठती हैं, ठीक है ना, नीचे की ओर जाती हैं। तो यहाँ पे पिघली हुई चट्टानें भी आती हैं। तो फिर क्या होगा, अगला मैं इधर चित्र बनाता हूँ। अब क्या होगा आप बताइए, वहां टकराने के बाद मान लीजिए दरार बन गई तो क्या होगा, है? ये है आपका पिघली हुई चट्टानों वाला क्षेत्र,
यहाँ से तरंगे ऊपर उठी, ठीक है, और ये ऐसे टकराएं और जो आपका परपटी वाला भाग है उसको इधर की ओर, ये इसके जस्ट बाद का चित्र है, ठीक है ना। क्या होगा अब कि यहाँ से दरार धीरे धीरे बनेगी और धीरे धीरे वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो प्रक्रिया बार बार हो रही है, वो तरंगे बार बार ऊपर जा रही हैं, ऐसे फैला रही हैं उसको, ठीक है ना। अब अपसरण कर रही हैं, डाइवर्जेंस कर रही हैं। तो क्या होगा, यहाँ से जो ऊर्जा की तरंगों के साथ जो पिघली हुई चट्टानें हैं वो क्या होंगी, बाहर निकलेंगी, ठीक है ना। उसी को आप क्या कहते हो, ज्वालामुखी कहते हो, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा, ज्वालामुखी आएगा, है ना, और वह ज्वालामुखी क्या होगा, यहाँ फैल जाएगा और चट्टानों के रूप में निर्माण करेगा, पठार बनाएगा या पर्वत बनाएगा, ठीक है ना। तो ये कैसे हुआ, संवहनिक ऊर्जा तरंगे ऊपर की ओर, है ना, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल मोशन। देखिए वर्टिकल मोशन, अगर तरंगे ऊपर जा रही हैं तब भी उनकी वर्टिकल ही मोशन है, ऊर्ध्वाधर ही गति है। अगर ऊपर से नीचे भी आ रही हैं तब भी ऊर्ध्वाधर ही है, ठीक है। समझ लीजिए इसको, दो शब्द होता है, एक ऊर्ध्वाधर होता है, एक क्षैतिज होता है। ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, अब वर्टिकल मतलब केवल ऊपर नहीं होता, अगर कोई ऊपर से नीचे भी आ रहा है तो वो भी वर्टिकल ही कहा जाएगा, ठीक है ना। और क्षैतिज मतलब ऐसे, मतलब हॉरिजॉन्टल के समांतर, है ना। हम लोग वर्टिकल खड़े हैं, मैं वर्टिकल खड़ा हूँ पृथ्वी पे, है ना। जब आप लेट जाते हैं तो आप क्षैतिज हो जाते हैं। तो वर्टिकल अगर मैं ऊपर की ओर जाऊँगा तो भी वर्टिकल कहलाऊँगा कि मैं ऊर्ध्वाधर गति कर रहा हूँ। अगर मैं ऊपर से नीचे आऊँगा तो भी ऊर्ध्वाधर गति ही कर रहा हूँ, ठीक है। और ये क्षैतिज है। तो क्या होता है, तरंगे, ऊर्जा तरंगे ऊर्ध्वाधर गति करती हैं, भूपर्पटी से टकराती हैं, और भूपर्पटी से टकराने के बाद अपसरण या अपसारी गति होती है उनमें। तो जब वो अपसरण करती हैं तो भूपर्पटी के भाग में भी तनाव उत्पन्न होता है, और वह तनाव से पहले दरार उत्पन्न होती है, और उस दरार से पृथ्वी के भीतर की पिघली हुई चट्टानें या पदार्थ जो है बाहर आता है, और पृथ्वी पे एक नई सतह या ज्वालामुखी पठार या पर्वत का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। ये तो कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ। अब जब एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो इतना प्रभाव, जब ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप है ना, ये ब्रेकअप हो रहा है, इसका ब्रेकअप हो गया, अब ये दो तरंगे ऊपर उठी, एक इधर चली गई। तो जब ब्रेकअप होता है तो इंसान बहुत तनाव में रहता है, तो कुछ भी तोड़ता फोड़ता रहता है ना। अगर आप लोगों का ब्रेकअप हुआ हो तो आप लोग कुछ न कुछ तोड़े होंगे, है ना। तो ये क्या तोड़ दिया, जब इनका ब्रेकअप हुआ तो ये भूप्रपटी को ही तोड़ दिया, ठीक है। अब जब कुछ मिलता है, जब किसी का पैचअप होता है या किसी की नई नई दोस्ती होती है ना, नए नए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं, तो उनको लगता है कि मैं पूरी दुनिया हिला के रख दूंगा, है ना, मैं अगर फूंक दूं तो ये पर्वत ही उड़ जाएगा। तो ऐसी ऊर्जा रहती है जब आप मिलते हैं, या सामान्य ही जब आप किसी से मिलते हैं। मान लीजिए आपका कोई अच्छा दोस्त है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना, दोस्त कोई भी हो सकता है। तो किसी का अच्छा दोस्त है, बहुत दिनों बाद मिलता है, तो आप लोग बहुत खुश होते हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव या करने का प्रयास करते हैं, चलो आज घूम लेते हैं नई जगह, है ना, अच्छा खाना खा लेंगे, तो कुछ नया आप कर रहे हैं। तो यहाँ जब ब्रेकअप होता है तो भूपर्पटी टूट गई। अब जब यहाँ पे मिलन हो रहा है ना, यहाँ पे किसका मिलन हो रहा है, तरंगों का। ये एक तरंग इधर जा रही है, एक तरंग इधर जा रही है, तो ये भी कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये कुछ करते हैं, क्या करते हैं उसको यहाँ पे देखेंगे। तो ये इसी में मैं दिखा दे रहा हूँ इधर, ठीक है। तो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ दो तरंगे, जिसमें से एक यहाँ पे डाइवर्जेंस दिखा रहा हूँ। यहाँ से जब तरंगे ऊपर की ओर जाएंगी तो वो जहाँ टकराएंगी वहाँ हमेशा याद रखिएगा अपसरण होगा, एक इधर जाएगी एक उधर जाएगी, है ना। क्या स्थिति है कि कॉलेज से दो लोग निकले, है ना, ठीक है ना, दोस्त है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मान लीजिए, घर पहुँचते पहुँचते एक का घर इधर है एक का घर इधर है, तो अलग अलग ही जाएंगे ना। तो वहाँ से तनाव पैदा हो गया, अरे अब तो मिल नहीं पाएंगे, तो क्या कि ये घर जाके बर्तन वर्तन तोड़ रहे हैं अपना। लेकिन फिर अब घर से निकले, अब घर से कॉलेज आना है, तो एक यहाँ से निकला अपने घर से, एक यहाँ से निकला, अब दोनों मिले, फिर दोनों कहाँ जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं। अब कॉलेज जब आए तो कॉलेज आने के बाद अलग अलग कक्षाओं में जाना है ना। अगर एक ही कक्षा में है तो अच्छी बात है,
तो यहां पे क्या होता है कि जो ये भूपर्पटी वाला भाग है, ठीक है, तो यहां पे जैसे यहां पे जब अपसरण हुआ तो एक भूपर्पटी का भाग इधर की ओर गया और एक इधर जा रहा है। ऐसे ही जब यहां अपसरण हो रहा है तो भूपर्पटी का कुछ भाग इधर जाएगा, कुछ भाग इधर जाएगा, है ना। और जब ये दोनों भाग यहां पे आप देख रहे हैं अभिसरण हो रहा है, अभिसरण मतलब कन्वर्जेंस, दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो जब ये एक दूसरे से टकराती हैं दो चट्टानों, मतलब दो भूपर्पटी का भाग जो है, दो टुकड़े जो हैं क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं। आप लोग एक्सीडेंट देखते हैं, है ना, अगर छोटा सा 4 व्हीलर है और बड़ा सा ट्रक है तो 4 व्हीलर क्या करता है, ट्रक जो है 4 व्हीलर के ऊपर चढ़ जाता है, कभी कभी देखे होंगे आप लोग, है ना। तो क्या हुआ कि जिसमें से क्या होगा, जब टक्कर होगी तो कुछ ना कुछ क्या होगा, नया बनेगा, है ना। जब दो लोग मिलेंगे तो नया बनेगा, या दो चट्टानें जब टकराएंगी तो क्या होगा, कुछ नया निर्माण होता है। तो यहाँ पे किसका निर्माण होता है, पर्वतों का। इसका निर्माण होगा, पर्वतों का निर्माण होगा उनके टकराने से। अभी हम लोग देखेंगे कि ये पर्वत कैसे बनेगा, होम्स ने क्या कहा, कितने तरीके से पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें समझ में आई आप लोगों को, ठीक है, ये सब बनाते रहे साथ में आप लोग, ठीक है ना। चलिए, तो ये है होम्स का जो संवहनिक ऊर्जा तरंग का सिद्धांत है। ये वैज्ञानिक क्यों है, क्यों, क्योंकि इन्होंने एक बल प्रदान किया जो बल भूपर्पटी को तोड़ रहा है, विस्थापित कर रहा है। कुछ ज्वालामुखी का निर्माण बता रहे हैं और पर्वतों का निर्माण बता रहे हैं, जो कि इसके पहले किसी ने नहीं बताया, ना तो वैगनर ने बताया, ना तो स्वेज ने बताया, है ना। वैगनर का सिद्धांत क्यों फेल हो गया था, क्योंकि उन्होंने बल की व्याख्या नहीं कर पाई थी कि किस बल के कारण भूपर्पटी टूट के एक जगह से दूसरे जगह जा रही है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि क्यों टूट रहा है, यहाँ पे टूट रहा है ना, तो एक भाग टूट के इधर जा रहा है, एक भाग इधर जा रहा है ना। यहाँ पे इन्होंने बताया कि दो भाग टकरा रहे हैं तो कैसे पर्वत बन रहा है। वैगनर ने क्या कहा था कि दो भाग टकराते तो हैं, है ना, वैगनर ने भी बताया कि पर्वत कैसे बनते हैं, दो भाग टकराते हैं, लेकिन वो सही से व्याख्या नहीं कर पाए कि किस बल के कारण टकराते हैं, ठीक है। इतना हुआ, ये है हमारा किसका सिद्धांत, होम्स का। अब इसमें थोड़ा पर्वत की उत्पत्ति के लिए इन्होंने कुछ बातें कही हैं, उसमें देख लेते हैं। ज्वालामुखी वाला तो समझ गए ना, है ना। जब अपसरण होगा, चट्टानें, भूपर्पटी टूटेगी तो पृथ्वी के भीतर की पिघली हुई चट्टानें बाहर आएंगी और पर्वत का निर्माण होगा ज्वालामुखी से ही। ज्वालामुखी पठार भी बनता है, जब हम लोग ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं कि होम्स ने पर्वत के निर्माण के लिए 3 स्टेज बताए हैं। वो स्टेज कौन कौन से हैं, पर्वत का निर्माण किस अवस्था में होगा, तरंगे कैसी होंगी वहां पे। होम्स के अनुसार जहां पर्वत बन रहा है वहां तरंगों की गति क्या होगी, अपसरण होगा कि अभिसरण होगा। अपसरण, अपसरण मतलब ऊपर की ओर जाके दूर हो जाएंगी, तो वहां कौन सा पर्वत बनेगा, ज्वालामुखी पर्वत बनेगा ना। वो पर्वत उसको भूल जाइए, उसको केवल ज्वालामुखी याद रखिए, पर्वत मत याद रखिए। जहां अपसरण होगा वहां क्या बनेगा, ज्वालामुखी, और जहां अभिसरण होगा वहां पर्वत बनेगा, ठीक है ना। होम्स ने केवल वहां पे ज्वालामुखी बताया, उसको पर्वत मत याद रखिएगा। जहां पे अपसरण हो रहा है, ऊपर जा रही है और ऐसे टकरा के बाहर, वहां पे ज्वालामुखी आएगी। और जहां पे तरंगे ऐसे आ रही हैं टकरा के नीचे की ओर, वहां पे क्या होगा, दो भूपर्पटी के टुकड़े का टकराएंगे और पर्वत का निर्माण होगा। उसी को हम लोग बात करेंगे, है ना। जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये ऐसे टकरा रही है ना, भूपर्पटी का दो भाग, पर्वत बन रहा है। तो इसके लिए 3 स्टेप बताए उन्होंने। सबसे पहले क्या बताया कि एक भूपर्पटी का भाग है ये, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, ये भूपर्पटी के भाग जो है, जो ऊर्जा की तरंगे हैं यहां से उठ के और एक इधर की ओर आ रही है, एक इधर की ओर, तो मतलब यहां पे क्या हो रहा है, अभिसरण हो रहा है। जब अभिसरण होता है तो ये दोनों चीजें क्या है, दोनों भूपर्पटी के भाग जो टुकड़े हैं एक दूसरे की ओर गति करते हैं, ठीक है। अगले स्टेप में बताया कि जब ये गति करेंगे तो टकराएंगे कहीं जाके। तो जब ये टकराते हैं तो जैसे यहाँ पे जब ये टकराएंगे, ठीक है, तो क्या होता है,
जब ये टकराएंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसी संरचना बनती है कि यहाँ पे जो जब ये टकराती हैं चीज़ें, दो चीज़ें टकराएंगी तो कुछ, जब भिड़ंत तो होती है तो कुछ टुकड़े इधर उधर गिर जाते हैं ना। जब एक्सीडेंट ही होता है तो किसी का टायर उड़ के दूसरी तरफ जा रहा है, आदमी उसमें कट पिट जा रहे हैं, है ना। तो कुछ क्या होता है, अवशिष्ट पदार्थ कह सकते हैं, कि अपशिष्ट नहीं कहेंगे उसको, अवसाद, अच्छा शब्द है अवसाद, सेडिमेंट। तो यहाँ क्या है, अवसाद। जब जो भूपर्पटी के टुकड़े या भाग टकराते हैं तो वहाँ पे एक जो है कुछ कह सकते हैं कि दबा हुआ हिस्सा बनता है, जिसको कहते हैं भूसन्नति। क्या कहते हैं, भूसन्नति। इस भाग को क्या कहते हैं, भूसन्नति, ठीक है ना। जियोसिंक्लाइन, जियोसिंक्लाइन, है ना। अब ये भूसन्नति में पहले क्या होता है, बहुत थोड़े पदार्थ रहते हैं, है ना। लेकिन समय के साथ अब इस भूपर्पटी पे कुछ नदियां बहती हैं, है ना। भूपर्पटी पे ही नदी बह रही है ना, सतह के ऊपर नदी बह रही है। वो नदी या बारिश का पानी है, तो जब बरसात होती है या नदी बह रही है तो अपने साथ बहुत सारा कंकड़ पत्थर ये सब ले जाके यहीं भूसन्नति में क्या करती जाती है, इकट्ठा करते जाती है। तो धीरे धीरे इस भूसन्नति में जो अवसाद की मात्रा है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे इसमें अवसाद की मात्रा बढ़ती जाती है, इस अवसाद का प्रभाव भी पड़ता है और यह बल नीचे की ओर लगता है, ठीक है ना। ये तरंगे तो बार बार यहाँ टकरा के नीचे की ओर जा ही रही हैं, यह चक्र चल रहा है हमेशा, ठीक है ना। ये वही वाली है, यहाँ पे तरंगे ऊपर की ओर गई, यहाँ टकराई और नीचे की ओर गति हो रही है, अभिसरण गति। तो ये अभिसरण गति हमेशा होती रहेगी, ये चक्र चलता रहेगा। लेकिन यहाँ ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जो नदियों या बरसात के पानी के साथ जो चट्टानों के टुकड़े, मिट्टी के टुकड़े, धूल कण ये सब बह के आ रहे हैं, वो भी यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। पानी कहाँ इकट्ठा होता है, जहाँ गड्ढा होता है ना, और उस गड्ढे में जब आप मान लीजिए आप बरसात के पहले गड्ढा खोद दीजिए, ठीक है ना, या उसको आप एकदम सीमेंटेड कर दीजिए, गड्ढा खोदिए उसको सीमेंटेड कर दीजिए, बरसात में छोड़ दीजिए। अब देखेंगे जब बरसात खत्म हो जाएगा तो धीरे धीरे उसका पानी क्या होगा, सूखेगा। तो देखेंगे उसमें केवल सीमेंट अब नहीं दिख रहा है, सीमेंट के ऊपर आपको बहुत सारा मिट्टी कंकड़ दिख रहा है ना। तो कैसे आया, बरसात के पानी में बह बह के वहीं पे आया, इकट्ठा हुआ, सूख गया तो मिट्टी बच गया। तो यहाँ पे ऐसे ही हुआ, यहाँ से जो नदियाँ हैं, बरसात का पानी है बह के आया और यहाँ पे क्या हुआ, इकट्ठा हुआ। जब इकट्ठा हुआ तो यहाँ का भार क्या हुआ, बढ़ा, और इस भार के कारण एक बल लगा जो नीचे की ओर लग रहा है, यह इसको नीचे की ओर दबा रहा है। जब आपके ऊपर कोई एक व्यक्ति का हाथ है तो चलिए ठीक है, अब 10 व्यक्ति मिलके आपको दबा रहे हैं तो आप झुकते जाएंगे ना नीचे की ओर, कि वैसे सीना तान के खड़े रहेंगे, या तो गर्दन टूट जाएगी फिर न सीना ताने रहेंगे। तो क्या होता है अगले स्टेप में, अगले स्टेप में ऐसा होता है कि इस पे बल ज़्यादा लगने लगता है इधर की ओर, तो ये जो पदार्थ है ना, ये भाग और नीचे आता है और ये पदार्थ क्या होता है, मुड़ जाता है। ये जो मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, जब इस पे इधर से भी बल लग रहा है और ये नीचे की ओर झुक रहा है, तो जब दोनों बल ऐसे मिलता है कि वो जितना पदार्थ इकट्ठा हुआ था उसमें वलन हो जाता है। क्या हो जाता है, वलन हो जाता है, और वही वलन एक पर्वत के रूप में आपको देखने को मिलता है। तो उसके बाद का जो स्टेप होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ये हैं ऊर्जा तरंगे जो आ रही हैं, ठीक है, टकरा रही हैं, नीचे की ओर जा रही हैं, है ना। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। सबसे पहले यहाँ पे जहाँ पे पर्वत निर्माण हो रहा है वहाँ पे तरंगों की अभिसारी गति होगी। अभिसारी मतलब कन्वर्जेंस, एक दूसरे की तरफ आएंगी। तो जब तरंगे आ रही हैं तो भूपर्पटी का भाग भी आएगा, भूपर्पटी का भाग आता है तो टकराता है, टकराता है तो भूसन्नति का निर्माण होता है, जियोसिंक्लाइन। उस जियोसिंक्लाइन में बहुत सारा पदार्थ समय के साथ, ये 1-2 दिन की काम नहीं है, ये हजारों साल लगते हैं इसमें, है ना, 1-2 दिन का काम नहीं है। तो बहुत सारा पदार्थ बरसात के पानी के साथ, नदियों के साथ बह के आता है, जो भूसन्नति में इकट्ठा होता रहता है। जब भूसन्नति में बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है
तो क्या होता है, उसका एक बल नीचे की ओर लगता है और ये तरंगों वाली गति चलती रहती है। तो क्या होता है, समय के अनुसार जब इसका बल का प्रभाव बढ़ता जाता है तो यहाँ पे जब नीचे की ओर और गति होती है इनकी, ये क्या होगा, धीरे धीरे और नीचे की ओर जाता जाएगा। तो जब नीचे की ओर जाता है तो ये पदार्थ इधर आते हैं और मुड़ते जाते हैं, तो यही इसमें मोड़दार पर्वत का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से होम्स ने बताया। नोट्स भेज दिए हैं, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। कल हेरी हेस का सागर नीतल सिद्धांत पढ़ेंगे, इसका बहुत महत्वपूर्ण भाग है। एक बात ध्यान दीजिएगा, चित्र में जो बनवाए थे उसमें यहाँ पे कुछ जगह पे ऐसे पैच बने हुए हैं, वो पैच नहीं बनाना है। ठीक है ना, आप लोग अगर नोट्स देखे होंगे तो उसमें चित्र में यहाँ पे ऐसे बने हैं, इसको नहीं बनाना है, उसको मैंने क्रॉस किया है ऐसे, ये मत बनाइए। ठीक है ना, ये वाला भाग दिया जाता है, बाकी सब सेम रहता है, ये भाग प्लेट टेक्टोनिक में आता है, तो ये पहले बन गया है तो ये नहीं होगा। ठीक है ना, बाकी पढ़िए अच्छे से।